नमस्कार साथियों। कल विश्व हिंदी दिवस था। अब ऐसे भाषा के मामले में अपना दिमाग तो हमेशा सक्रिय रहता है, अपनी चेतना हमेशा उससे जुड़ी रहती है, क्योंकि इस विषय की, इस बिंदु की महानता बार बार सारी दुनिया में हमेशा से स्पष्ट होती रही है। लेकिन जब यहाँ विश्व हिंदी दिवस की बात आई, या वो दिन जिसको हम विश्व हिंदी दिवस मान रहे हैं, इसकी बात आई, तो एक विडंबना सामने समझ में आई कि यहाँ बात हो रही है विश्व हिंदी दिवस की, और हिंदी भाषा जिसे राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है बस सिर्फ इसलिए कि अभी भी देश में सबसे ज़्यादा बोली समझी जाने वाली भाषा हिंदी है, लेकिन राजभाषा आज तक भी नहीं है। मान सम्मान, रोजी रोजगार, नौकरी, किसी भी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए हिंदी का मतलब नहीं है। इंग्लिश आज हिंदी का पूरा मामला बन चुका है, और सीधी सी बात है, जब किसी को इस भाषा में कुछ भी नहीं मिलेगा तो वह सिर्फ अपनी एक ज़मीनी चेतना से, जातीय चेतना से कहाँ तक आगे चलेगा और क्यों आगे चलेगा। कितने लोग कहते हैं कि भाषा कोई हो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस मामले में उनको समझना चाहिए कि भाषा आती कहाँ से है। किसी भी जगह की हवा, उस वहाँ की ध्वनियाँ जो उस वातावरण में रची बसी हैं वहाँ से निकलती हैं। किसी भी ज़मीन की परंपरा जो पता नहीं कितने सालों से चलती आ रही है, उसमें कई चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, कई चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं, कई चीज़ें बदलती जा रही हैं। ये सारी चीज़ें ध्वनियों के माध्यम से शब्दों में आती हैं, और शब्दों के साथ वाक्य बनते हैं, और व्याकरणाचार्य एक भाषा सुनिश्चित करते हैं, उसके नियम कानून बनाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि एक भाषा अनिवार्यतः अपनी ज़मीन को इंगित करती है, अपनी ज़मीन से जुड़ी रहती है, और अगर उसका विरूपण होता है या वह छूटती है तो अपनी ज़मीन अपने आप हमसे छूट जाती है, या हम उसका मतलब कुछ का कुछ समझने लगते हैं। हमारी एक स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ विचार हमसे दूर होते जाते हैं। इस बात को दुनिया के सारे देशों ने समझा है जो वास्तव में स्वतंत्र हैं, और इसी नाते उन्होंने अपने देश की एक राष्ट्रभाषा तय की है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में आज तक ऐसा नहीं हो पाया। कहने की बातें और हैं, व्यवहार की बात और है। आज भी इस देश में, वास्तव में इस देश की कोई एक भाषा नहीं है। तो एक एक शब्द जो है एक पूरी संवेदना लेकर चलता है, पूरी विचारणा लेकर चलता है। जैसे हम माता पिता, धरती, गाय, बैल, अगर इन शब्दों का व्यवहार करेंगे तो इन शब्दों के साथ जुड़ी पूरी एक भाव परंपरा हमारे सामने आती है, एक पूरी संवेदना उसके साथ जुड़ जाती है। लेकिन अगर यहीं किसी अन्य भाषा, जैसे कि हमारे यहाँ आजकल अंग्रेजी का प्रचलन है, तो अगर मदर कहते हैं, फादर कहते हैं, काऊ कहते हैं, तो उसके साथ उस भाषा से जुड़ी चीज़ें आती हैं। अब उस भाषा से
जुड़ी उस ज़मीन की जो चीज़ें हैं वो हमारी तो हैं नहीं, तो हम उस संवेदना से भी नहीं जुड़ सकते और अपनी संवेदना, अपने शब्दों को छोड़ने के नाते, अपनी भाषा को छोड़ने के नाते अपनी संवेदना हम छोड़ चुके रहते हैं। तो ऐसे में हम कुछ और व्यक्ति हो जाते हैं जो काफ़ी हद तक दिग्भ्रमित संवेदना का होता है, संवेदना शून्य होता है, विचार शून्य होने लगता है, या उसके विचार बहुत गर्हित किस्म के, बहुत निहित स्वार्थों से संबंधित हो जाते हैं। भाषा से जुड़ने का पूरा अर्थ होता है आत्म कल्याण, समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण। सारी बातें साथ साथ चलती हैं। सही मायने में आत्म कल्याण होगा तो वह समाज कल्याण के विरोधी नहीं होगा, या यूँ कह लें कि ऐसा कोई आत्म कल्याण हो ही नहीं सकता जो समाज कल्याण और राष्ट्र कल्याण के उल्टा हो। लेकिन जब अपनी संवेदना से, अपनी विचारणा से हम दूर होते हैं, जो कि एक भाषा छोड़ने के नाते होता है, तो फिर यही बातें होने लगती हैं कि हमको अपना निज स्वार्थ दिखाई देता है, जो प्रकारांतर से हमारे नाश का ही कारण बनता है। एक बात गौर करने की है, राष्ट्रभाषा। जैसे अपनी ज़मीन की भाषा में ज़मीन के कई खंडों की कई भाषा होती है, और अगर इस पर एक राष्ट्रभाषा का वर्चस्व स्थापित हो तो अपनी ज़मीन की भाषा की स्थिति में फर्क आता है, आ सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रभाषा अपनी ज़मीन की भाषा से भी कई तारों से जुड़ी हो तो उस तरह से फर्क नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात कि अलग अलग खंडों की भाषा कहीं न कहीं पूरे देश की भाषा से जुड़ जाती है, और इसके साथ एक अलग अलग ज़मीन की संवेदना एक बड़ी संवेदना को मजबूत करती है, तो यह चीज़ बाधक की जगह साधक हो जाती है। जैसे कि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी संस्कृत का अवदान लेते हुए हमारे देश की सारी भाषाओं से कहीं न कहीं थोड़ा या ज़्यादा जुड़ जाती है। लेकिन अगर यही बात हम अंग्रेज़ी के लिए कहें तो अंग्रेज़ी हमारी भाषाओं से कहीं भी नहीं जुड़ती। तो इस नाते एक विदेशी भाषा का वर्चस्व किसी देश के लिए बेहद घातक होता है, और एक राष्ट्र की एक निश्चित भाषा का वर्चस्व वास्तव में वर्चस्व ही नहीं होता, बल्कि यह छोटे छोटे बगीचों पर, फूलों पर एक बड़ी छाया की तरह होता है, जो उनकी भी रक्षा करता है और पूरे देश की रक्षा करता है। दरअसल राष्ट्रभाषा का मामला राष्ट्रों में बटी दुनिया के नाते आ जाता है। नहीं तो अगर आज भी दुनिया राष्ट्रों में न बटी होती तो राष्ट्रभाषा की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अब आज का यथार्थ यही है कि दुनिया राष्ट्रों में बढ़ चुकी है। इस नाते राष्ट्रों की एकता के लिए, आत्मरक्षा के लिए एक राष्ट्रभाषा एक अनिवार्य तत्व है। अब यहाँ बात हिंदी की आती है। कुछ लोग कहते हैं राष्ट्रभाषा है तो क्या वह हिंदी ही होनी चाहिए? कोई ज़रूरी नहीं है। इसका सीधा सूत्र यही है कि एक ऐसी भाषा ही राष्ट्रभाषा बनाई जा सकती है जो उस देश में सभी लोग या ज़्यादातर लोग उसको समझते हो, जानते हो। अगर हिंदी की जगह कोई अन्य भाषा इस पहलू से कारगर साबित होती हो तो उसको भी राष्ट्रभाषा बनाने में, व्यवहार करने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि आज़ादी के बाद ही
डॉक्टर अंबेडकर ने संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा बनाए जाने की वकालत की, जो उस समय आसानी से संभव भी हो जाता। और इसका एक बहुत अच्छा पहलू ये है कि संस्कृत आज की तुलना में उस समय ज़्यादा प्रचलित भी थी, और जितनी भी प्रचलित थी उसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि संस्कृत हमारी देश की सारी भाषाओं से कहीं न कहीं हिंदी की तुलना में भी ज़्यादा मेल करती है। और संस्कृत की वैज्ञानिकता, स्पष्टता तो सारे विश्व में अक्षुण्ण है, यह है ही। यह अनिवार्यतः विश्व की सबसे मतलब पूरी निश्चिंतता से, निश्चित रूप से विश्व की सबसे अधिक वैज्ञानिक और गणित की तरह साफ भाषा है। तो अगर इस मामले में भी कोई उद्योग किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक प्रश्न इसमें और आता है कि अगर हम इंग्लिश की तरह या विभिन्न राष्ट्रों की विभिन्न भाषाओं के मेल से कोई ऐसी भाषा विकसित करें जो विश्व भाषा हो जाए, तो क्या कहने हैं। सपना तो बड़ा अच्छा है, बशर्ते अगर ऐसा हो जाए तो इससे अगर एक विश्व मानवता की चेतना लोगों में प्रखर होती हो तो निसंदेह यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने अपने निहित स्वार्थों में, संघर्षों में उलझे लोगों की दुनिया में क्या ऐसा संभव है? यह प्रश्न बहुत गंभीरता से विचारणीय है। इसी के साथ एक दूसरी बात, आज अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में एक चीज़ देखने को मिली कि आज पौष शुक्ल द्वादशी के हिसाब से उसका वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। यह बात भी मैंने कई जगहों से कही है कि हम अपना जन्मदिन या शादी की सालगिरह या किसी के मृत्यु का दिन अंग्रेजी महीनों के हिसाब से, अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से मनाते हैं। यहाँ अंग्रेजी से किसी बैर की बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जिस दिन हम अंग्रेजी तारीख के हिसाब से मनाते हैं उस दिन वह तिथि नहीं होती, कभी कभी तो वह महीना भी नहीं होता। इस नाते वह बात वास्तव में हो ही नहीं पाती, वह चीज़, वह गणना आ ही नहीं पाती जिसके हिसाब से हम उस तिथि को मनाते हैं। तो यह अच्छी बात रही कि राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के दिन को तिथि के हिसाब से मनाया जा रहा है। बस इन्हीं बातों के साथ आज की बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।